तो ई वेस्ट जो है कि ये भी एक काइंड ऑफ वेस्ट है। तो कोई भी चीज़ हमारी जो घर में है, चाहे मोबाइल है, कंप्यूटर्स हैं, सर्किट बोर्ड्स हैं, गीज़र्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं या केबल्स हैं, चार्जर्स हैं, तो दुनिया भर की जिसमें भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मतलब यूज़ हुए हैं वो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे मैंने बताया बड़ा इग्नोर्ड वेस्ट है इस समय, उसको लोगों को जानकारी नहीं है। तो हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली रिपेयर होता है, हमारा एक बहुत बड़ी इनफॉर्मल इंडस्ट्री है। लेकिन जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल कंपनीज़ की आपने बात करी, तो वो मोबाइल ले लिया जाता है, लेकिन कई आइटम्स वो नहीं लेते। तो इसमें सरकार ने एक रूल बनाया है जिसको बोलते हैं EPR, इसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरण आप सभी के साथ और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसे कि आपको पता ही है, हर बार हम हर वीडियो में आपको किसी नए शख्स से मिलाते हैं और कुछ नया जानते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे जाके उन्हें देखिए, लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम बहुत ही खास मुद्दे पे बात करने के लिए कहीं पहुंचे हैं। उनसे तो मैं आपको मिलवाऊंगी, लेकिन मुद्दा पहले बता देती हूँ कि आज का मुद्दा क्या है। आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट के बारे में, ई वेस्ट के बारे में। आपने सुना होगा पोल्यूशन अलग अलग तरह के होते हैं। हमारे घर से बहुत सारा वेस्ट निकलता है जो कि हम अक्सर जो कूड़े वाली गाड़ी आती है उन्हें दे देते हैं, या कबाड़ी वाले भैया आते हैं तो हम उनको बहुत ही मिनिमम से भाव में बेच देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि वो हमारे घर से निकल कर आखिर जाता कहाँ है और वो हमारे पर्यावरण को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी होंगे, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, गीज़र हो गया, प्रेस हो गई और भी तमाम चीज़ें। इन तमाम चीज़ों को अक्सर खराब होने के बाद हम या तो अपने घर पे किसी कोने में डंप कर देते हैं या फिर कचरे वाले को दे देते हैं। तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आप हमारे पर्यावरण को खराब करने में बहुत बड़ी अपनी भी भागीदारी निभा रहे हैं। तो भागीदारी हमें निभानी है अपने पर्यावरण को ठीक करने में, ना कि खराब करने में। और इसी सिलसिले में ई वेस्ट के ऊपर आज हम बात करने के लिए देहरादून के केवल विहार में मौजूद है मिस्टर आशीष गर्ग जी के साथ में, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट है। प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है, जलवायु परिवर्तन के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है। और आज से हम जानेंगे इनसे कि ई वेस्ट के ऊपर उनकी जो एक नई मुहिम उन्होंने छेड़ी है वो क्या है। साथ ही साथ इको ग्रुप सोसाइटी के ये फाउंडर मेंबर है। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं मिस्टर आशीष गर्ग जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद किरण। हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जो आम लोग हैं हमारे समाज में, उनको ये टर्म भी नहीं पता है कि ई वेस्ट भी कुछ चीज़ होती है या इस तरीके का वेस्ट भी हमारे घर से निकलता है। सबसे पहले हम आपसे एक आम जनता के लिए जानना चाहेंगे कि ई वेस्ट क्या है और हमारे घर में ई वेस्ट की कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हाँ किरण, जैसे आपने बताया कि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में, पब्लिक में। तो ई वेस्ट जो है कि ये भी एक काइंड ऑफ वेस्ट है। तो आप आजकल देख रहे होंगे कि काफ़ी वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बातें हो रही हैं, तो उसी का एक ये बहुत बड़ा पार्ट है और जिससे लोग बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है इस ई वेस्ट से। ज़्यादातर हम अभी भी लोगों की जो कह सकते हैं फोकस केवल ये है कि मेरे घर, हमारे घर में या जो भी कूड़ा होता है तो उसको किस तरह से नगर निगम की गाड़ी को देना है। और शायद हम ये भी नहीं जानते कि नगर निगम की गाड़ी यदि ले भी जाती है तो वो कहाँ जाता है। तो एक आपको शायद पता हो, एक बहुत बड़ा लैंडफिल है यहाँ पर शीशमबाड़ा में, जिसमें रोज़ 400 मैट्रिक टन के करीब कूड़ा जाता है। तो अभी जो जो बड़ी अवेयरनेस केवल इसी पे है कि वेस्ट इतना है, लेकिन इस वेस्ट में क्या क्या है ये जानकारी लोगों पे नहीं है, जिसके बारे में हम लोगों को परिचित काफ़ी उसकी अवेयरनेस करते हैं। और हमने करीब इको ग्रुप सोसाइटी के माध्यम से 200 से ज़्यादा अवेयरनेस किए हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, RWS में जाके। तो जैसा हम बता रहे थे, जब हम इस फील्ड में काम कर रहे थे, अवेयर कर रहे थे, तो हमें ये लगा कि प्लास्टिक वेस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है जो निकल के इधर उधर जाती है। तो उस पर हमने काफ़ी काम किया और ये देखते हुए हमें लगा कि ई वेस्ट जो एक निकलता है घरों से, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो हमारे पर्यावरण को बड़ी भांति भांति तरीके से प्रदूषित कर रहा है। तो जैसा आपने पूछा ई वेस्ट क्या है, तो ये बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कह सकते हैं।
तो कोई भी चीज़ हमारी जो घर में है, चाहे मोबाइल है, कंप्यूटर्स हैं, सर्किट बोर्ड्स हैं, गीज़र्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, या केबल्स हैं, चार्जर्स हैं, तो दुनिया भर की जिसमें भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मतलब यूज़ हुए हैं वो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। और क्योंकि उनकी चल जो काम करने की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है ज़्यादातर, तो हम उनको रखते हैं घरों में, और उसमें ये भी हो रहा है कि एक बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का। तो जैसे आप मोबाइल लेंगी तो वो 1-2 साल बाद आपको पता चलेगा अभी 3G 4G 5G है या हार्डवेयर है उसके बदल जाते हैं। तो वो हमारे घर में पड़े रहते हैं, ये ज़्यादातर पड़े रहते हैं, या हम उनको कोशिश कूड़ेदान में फेंक देते हैं, और कबाड़ी को भी बेचते हैं इनमें से कई चीज़ें। लेकिन जो भी इसमें है, कबाड़ी जो है इसमें से केवल अपना काम की चीज़ें निकालते हैं, और बाकी चीज़ जो है वो पूरी पर्यावरण में जाती है। तो पर्यावरण में मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बड़ी बुरी तरीके से हमारे पर्यावरण को या हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ये ई वेस्ट, आप जो जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिकल वेस्ट भी इसमें आता है, जब फैंस हैं आपके, तो इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, जो भी आपके घर में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से जो भी चीज़ चलती है, आप उसको ई वेस्ट कैटेगरी में डाल सकते हैं। और ई वेस्ट इस समय इंडिया में यदि बताएं तो वो इंडिया इस समय 3rd लार्जेस्ट वर्ल्ड में कंट्री है जो ई वेस्ट जनरेट करता है। और अनफॉर्चुनेटली इसका जो निस्तारण है, डिस्पोजल है या प्रोसेसिंग है, वो उस स्केल पे नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। तो इस पर अभी लोगों का ध्यान नहीं है, लेकिन हमारा मानना ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो कहीं ज़्यादा खतरनाक है, और इसको सबको, हमको, सरकार को, एनजीओज़ को, पब्लिक को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, जैसे कि आपने बताया कि नॉर्मल हाउस होल्ड से बहुत ज़्यादा खतरनाक ई वेस्ट माना जाता है, और हम तमाम लोगों को, सरकार से भी पहले मुझे लगता है आम जनता को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। तो आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से नॉर्मल हाउस होल्ड से जो वेस्ट निकलता है उससे कितना प्रतिशत ज़्यादा या किस तरीके से ज़्यादा खतरनाक ई वेस्ट है, ताकि हम भी जब अपने घर से बाहर उसे निकालने का सोचे तो ज़रा 100 बार सोच के उसे जो है डंप करें। हाँ, देखिए, जैसे हमारे घर से जो वेस्ट निकलता है तो हम उसको 3 या 4 प्रमुख कैटेगरीज में डालें। तो एक सबसे बड़ा आपको उसमें जो वॉल्यूम वाइज देखेंगे उसमें प्लास्टिक वेस्ट होता है। जैसे आपका प्लास्टिक में अब आपके भांति-भांति चीज़ें हैं, तेल के डब्बे हैं, शैम्पू की बॉटल्स हैं, पॉलीथीन है, कई सारे आपकी चीज़ें घर में आती हैं, दाल, नमकीन, चॉकलेट, ये सब इनके रैपर्स हैं। आप ऑनलाइन परचेज कर रही हैं उसकी पैकेजिंग है, या कागज है, गत्ते हैं, ये है। तो ये तो जिसे ड्राई वेस्ट, सूखा कूड़ा के नाम से बड़ा चलता है। तो अभी तक लोगों का यही लगता है कि एक तो यही वेस्ट है, या हमारे घर से जो सब्जियां वगैरह हम छीलते हैं, घर के खाना बिगड़ जाता है उसको, या उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं जैसे जिसमें आप दवाइयां हैं, हमारी कांच टूट गए, ये सब। तो ये ब्रॉडली आप देखें तो ये कूड़ा समझा जाता था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे मैंने बताया, बड़ा इग्नोर्ड वेस्ट है इस समय, उसको लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन ये इसलिए ज़्यादा डेंजरस है कि इसमें कई ऐसे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, या आप कह सकते हैं जो मटेरियल्स होते हैं। जैसे मैं आपको 3 या 4 उसका बताऊं। एक तो लिथियम होता है इसमें, कैडमियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और इस तरीके के कई इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में जब आते हैं हमारे या सॉइल के, या जलता है वो, तो ये सीधा हमारे कहते हैं ना कि हमारे ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम, या किडनी, या जितने भी हमारे बहुत ज़रूरी शरीर को चलाने के लिए अवयव है, उन पर डायरेक्ट अटैक करते हैं और उनको एकदम किल करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मरकरी एक इसमें एक एलिमेंट होता है, जो आप थर्मामीटर में जो आप देखते थे बचपन में, और बाई चांस वो गलती से यदि आपके चला गया पेट में तो इमीडिएट डेथ होती है। अब ये देखिए कि वो एलिमेंट सब इसमें छोटी छोटी मात्रा में यूज़ हो रहे हैं, सारे जाके एनवायरनमेंट के जो हमारे डिफरेंट बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, पानी है, सॉइल है, या एयर है, ये जब इसमें जाएगा और धीरे धीरे हमारे कांटेक्ट में आएगा, तो ये एक जैसे ना स्लो पॉइजन की तरह हमको मारता है ये सब। प्लास्टिक वेस्ट भी डेंजरस है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक काफ़ी दिनों में होता है, तो अब जलने से या वो सॉइल में मिलने से उसमें जो माइक्रो प्लास्टिक आती है तो वो काफ़ी टाइम लेता है उसको। लेकिन ये क्योंकि मैंने जैसे बताया, एकदम जो आपने यदि लेड खा लिया गलती से, या मरकरी ले लिया, तो इमीडिएट डेथ होती है। तो इसका हमारा हेल्थ पे या हमारे पर्यावरण पे इमीडिएट इम्पैक्ट है।
और कई ज़्यादा मात्रा में इंटेंसिटी से किल करता है। तो इसीलिए ये मेरे ख्याल से ई वेस्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सर आपने जैसे जलाने की बात कही ना, तो मुझे उससे याद आया कि मैंने बहुत सारे लोगों को अक्सर, अगर वो प्लास्टिक वेस्ट को भी जलाते हैं ना, तो वो कोशिश करते हैं ई वेस्ट को भी वो जला दे और ख़त्म कर दे, पर वो होता नहीं है ऐसा। तो ये कितना हाँ, खतरनाक है? देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि जनरली आप देखते होंगे कि जो केबल्स होती हैं हमारी, तो उसमें कॉपर होता है। हाँ। तो कुछ लोग उसमें क्या करते हैं कि उसको जला के उसमें के ऊपर जो रबर या प्लास्टिक मटेरियल हार्ड होता है उसको जला देते हैं और उसमें से वो कॉपर वगैरह निकाल के उसको बेचते हैं, उसकी उनको वैल्यू मिल जाती है। ये एक मतलब नॉर्मल आप कई जगह देखते हैं और यही ई वेस्ट के साथ भी हो रहा है कि कुछ लोग उसमें से मोटा मोटा चीज़ निकाल देंगे, बाकी चीज़ को फेंक देंगे या उसको जलाएंगे। तो जलाने से फिर वो माइक्रो प्लास्टिक आपका वातावरण में जा रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि यदि आपका मैं सर्किट बोर्ड बताऊं या मोबाइल का जो आपका सिम कार्ड है या दुनिया भर की चीज़ें हैं, उसमें से आप निकाल नहीं सकते। तो वो क्या है कि वो तो एज इट इज़ कहीं कहीं पड़ा रहता है या लैंडफिल में जाता है या उसको लोग अपना साफ करने के लिए जला भी देते हैं कभी कभी। तो ये इसलिए डेंजरस है। तो वो उसमें कई चीज़ों में से जो ई वेस्ट की रिकवरी पॉसिबल नहीं है, मेरा मतलब ये है। जैसे ब्रॉडली जैसे मैंने बताया वो तो पॉसिबल है कि केबल को आपने जला के उसमें से कॉपर निकाल लिया, बेच दिया, लेकिन कई इतने इंट्रिकेट ई वेस्ट हैं उसमें से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो उसके लिए एक जो बड़ी प्रोफेशनल रिसाइकलिंग जो प्रोसेसर जो उनको होते हैं, ऑथोराइज रिसाइकलर जिन्हें बोलते हैं, वो ये काम कर सकते हैं। उनको ये नॉर्मल कबाड़ी वाला नहीं कर सकता है। और जैसे कि हम ई वेस्ट की बात अब कर ही रहे हैं, तो इको ग्रुप सोसाइटी के द्वारा भी जो है एक एक पहल करी गई है कि कैसे हम ई वेस्ट के लिए जी। ना सिर्फ जनता को अवेयर कर सके, बल्कि सरकार से भी उनकी इनपुट्स मांग सके। एग्जैक्टली। तो इस स्टेप पे आप किस किस तरीके से काम कर रहे हैं? आपने सेशंस भी किए हैं कॉलेजेस में जी बच्चों जी। के साथ में, क्या रिस्पॉन्स रहा? और क्या गवर्नमेंट तक आपने ये बात पहुंचाई और उनका क्या इस पे रिस्पॉन्स रहा? प्लीज हमें बताइए। हाँ, देखिए ये जो आपने पूछा, तो सबसे पहले हमें जब लगा कि हमें इसकी अवेयरनेस नहीं थी, आज से कह सकते हैं 8-10 साल पहले ई वेस्ट तो जनरेट होना शुरू हो गया था। लेकिन जब हम इसके हमने सेमिनार्स अटेंड किए, कुछ हमने इसकी पढ़ाई की, यूट्यूब पे भी देखा और विकिपीडिया वगैरह पढ़ा, तो हमें लगा कि ये वेस्ट बहुत खतरनाक है। और ऐसा नहीं है कि सरकार अवेयर नहीं है, सरकार भी अवेयर है। तो हमने फिर ये सोचा कि सरकार के साथ मिलकर ही इसमें पब्लिक को अवेयर किया जाए। और हमें लगा कि सबसे बड़ा माध्यम एक कोई रेपुटेड कॉलेज होगा जिसमें हम इसमें जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम है ग्राफिकिरा एक कॉलेज है, तो ग्राफिकिरा के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के साथ हमने एमओयू साइन किया हुआ है। तो उसमें हमने एक ये मुद्दा लिया कि हम सरकार के साथ मिलके, जो ग्राफिकिरा के करीब 19,000 बच्चे हैं, उसमें ये अवेयरनेस सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं। तो वो फिर उसके लिए हमने एक यूसर्क ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी यू कॉस्ट में मर्ज हो गया है, और उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो डायरेक्टली इस मुद्दे पे देख रहा है, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया। और साथ ही साथ जो, क्योंकि एक तो अवेयरनेस हो गई, लेकिन एग्जैक्टली इसका जो रिसाइकलिंग जो करते हैं ऑथोराइज रिसाइकलर, हमने उनको भी कांटेक्ट किया। तो सब मिलके हमने फिर एक पूरा एक सिंपोजियम इसका इको ग्रुप सोसाइटी के साथ मिलके, ग्राफिकिरा के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, यूसर्ग, यू कॉस्ट, और ये जितने भी आईटी कंपनीज को भी हमने जोड़ा, रिलायंस डिजिटल को भी जोड़ा। तो इनके साथ मिलके हमने एक सिंपोजियम किया जिसमें हमने उन बच्चों को अवेयरनेस की। तो सिंपोजियम के 3 पार्ट थे। एक तो बच्चों को सब बताया गया कि ई वेस्ट क्या है, जो आज जैसे आप पूछ रही हैं। सेकेंडली हमने उनके बीच में कुछ कॉम्पिटिशन्स किए कि जो ई वेस्ट को निस्तारण के लिए कि आपके दिमाग में क्या है, किस तरीके से इसको बेस्ट आइडियाज़ आप ला सकते हैं। तो उसका उनका एक कंपटीशन किया है, और उस कंपटीशन में जो बेस्ट, हमारे पास कई स्कूल्स और पूरे देहरादून के स्कूल्स को इन्वॉल्व किया, और जो बेस्ट हमको प्रेजेंटेशंस आए या आइडियाज़ आए, हमने उनको पुरस्कृत किया और सर्टिफिकेट दिए। और तीसरा हमने ग्राउंड एक्टिविटीज़ किया हो। अब ये अवेयरनेस हो गई, नए आइडियाज़ आ गए, अब ग्राउंड पे कैसे हो। तो हमने एक वहाँ पर पूरी ग्राफिकिरा में एक मुहिम चलाई कि आप पूरा जितने बच्चे हैं वहाँ पर, वो सारा ई वेस्ट कलेक्ट करेंगे अपने घरों से, जो भी उनका पड़ा है। और एक हमने उसका एक कलेक्शन सेंटर बनाया, और उसमें जो रिसाइकलर मैंने बताया, एक ऑथोराइज रिसाइकलर को एंगेज किया, और एक पीरियड ऑफ टाइम उनसे पूरा कलेक्शन किया, और उसको उस रिसाइकलर को दिया, जो अपना उसको जाके एक प्रोसेसिंग, जो उनकी पूरी लैब है उसमें वो उसको ले गए, और उसको उसमें
पूरा उसको जिससे कहते हैं डिसइंटीग्रेट करके सारा उसका जो यूज़फुल मटेरियल्स निकाल के उनको वो यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमने ग्राउंड एक्टिविटीज़ की और उसके बाद फिर हमने एक सर्वे किया पूरा। हमने देहरादून में ये भी देखा कि कौन सी सेंटर्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा जनरेट करते हैं। एक तो घरों से तो हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा कई कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस है, वो कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो तब हमने यहाँ पे जो कैप्री है और राज प्लाजा है वहाँ पे भी कांटेक्ट किया, वहाँ पे सर्वे किया और हमारे पास सारा डेटा है कि कितना कितना वेस्ट, किस टाइप का वेस्ट वहाँ से निकलता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही वहाँ पर कलेक्शन सेंटर इस्टेब्लिश करना है और जिनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हम ऑथोराइज रिसाइकलर से कर देंगे, जिस और पब्लिक को भी वो उसमें प्रचारित करेंगे, जिससे कि वो वहाँ से ऑटोमेटिकली वो ई वेस्ट, जैसे अभी आप ही अपना कोई ई वेस्ट देना चाहती हैं तो वहाँ पे उसको जमा करें, वो वहाँ से एक सही जगह जाएगा, पर्यावरण को जाके दूषित नहीं करेगा। तो हमारा अल्टीमेट गोल ये है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आपने बच्चों के बीच में ये एक्टिविटी कराई ना, तो उससे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज भी निकले होंगे कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि जब अलग अलग दिमाग काम करते हैं किसी एक चीज़ के ऊपर तो बहुत सारे आइडियाज निकल के आते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि पोल्यूशन बोर्ड और यूसर्क ये सब भी इसमें काम कर रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं और आपकी एक्टिविटी से पहले, आपके इनपुट से पहले ई वेस्ट के ऊपर क्या सरकार पहले से भी कुछ काम कर रही थी उसके ऊपर? अगर कर रही थी तो वो क्या थे, जिसके बारे में आप बाकियों को भी बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए सरकार इसमें क्या करती है, पहले सबसे पहले पॉलिसीज लाती है। सरकार की गाइडलाइंस क्या है, क्योंकि जब तक देखिए रूल्स क्या हैं इसके, जब तक आप ये सब एक पूरे सिस्टम में इनको एस्टैब्लिश नहीं करेंगे तो ना उस पे जो हमारे जो कंपनीज चलेंगी, ना एनजीओज चलेंगे, ना पब्लिक चलेगी। तो जैसे कोई भी आप कोई भी वेंचर शुरू करते हैं तो उसका एक चार्टर बनाते हैं, एक डिसिप्लिन उसका एक वो होता है, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस होती है। तो ये अच्छी बात है, सरकार ने ई वेस्ट के ऊपर पूरी बड़ी अच्छी गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट से आई है। मान लीजिए सीपीसीबी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं और उनको जारी किया है हर स्टेट के लिए। और फिर उसको कस्टमाइज़ करके, जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो डिपार्टमेंट यहाँ पर हमारा है वो उसको कस्टमाइज करके उत्तराखंड के रेस्पेक्ट में देख के वो अपनी कुछ गाइडलाइंस अपनी जारी करते हैं। तो ये सब तो अच्छे रूल एस्टैब्लिश हो चुके हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो अवेयरनेस की कमी अभी बहुत है। अब यदि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, यूकेपीसीबी है या फॉर दैट मैटर यूसर्क है या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये भी चाहती हैं कि हम इन पर्यावरण में अपना कंट्रीब्यूशन करें। तो अब क्या होता है, कभी आप इसको लैक ऑफ मैन पावर कह सकते हैं या लैक ऑफ इनिशिएटिव्स कह सकते हैं, जो भी आप उसको नाम दे सकते हैं। जो ई वेस्ट एक वो पीछे पैरेलल एक आपके एक बहुत बड़ी चीज़ चल रही है, वो बिजनेस मॉडल्स चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज या ग्लोबली ये ई वेस्ट जनरेट होना शुरू हो गया है, जिसका इंडिया मैंने बताया थर्ड पार्ट हो गया है जी। तो वो अवेयरनेस जो उनमें होनी चाहिए कि हमने खरीद तो लिया लेकिन उसको डिस्पोज कैसे करें। तो जैसे आपके कंप्यूटर आईटी कंपनीज हैं, दुनिया भर का सामान आपके पास आ रहा है, तो वो उसको आप कैसे उसको डिस्पोज करें ये नहीं है। फॉर दैट मैटर आप ई वेस्ट को थोड़ी देर के लिए अलग करें, प्लास्टिक वेस्ट आपके घर में आता है, अब उस प्लास्टिक वेस्ट को हम डिस्पोज कैसे करें। लोग कहते हैं इस पर बैन कर दीजिए, कोई कहता है ये नहीं आने चाहिए, इनकी पैकेजिंग प्लास्टिक में होनी ही नहीं चाहिए, इसको बैन कर दिया जाए, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हम मैगी खाते हैं तो मैगी प्लास्टिक में एक रैपर में आती है, यदि आप उसको प्लास्टिक में ना करके कागज़ या किसी कपड़े या किसी और चीज़ में कर देंगे तो हफ्ते भर में ख़राब हो जाएगी। अभी उसकी शेल्फ लाइफ 9 महीने की हो जाती है, तो आप उसे बैन कैसे कर सकते हैं। प्रॉब्लम डिस्पोजल की है। सिमिलरली ई वेस्ट को कोई कह सकता है क्या बैन कर दें, मोबाइल्स बैन कर दें या प्लास्टिक बैन कर दें। उस पर जो प्लास्टिक बहुत यूज़फुल चीज़ है जो उसको प्रोटेक्ट रखती है, हल्का भी बनाती है। हमें ये देखना है कि उसको हम डिस्पोज कैसे करें एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और गवर्नमेंट का भी ये रोल होना चाहिए कि किस तरीके से लोगों को अवेयर करें। तो हम एक बीच के कह सकते हैं ब्रिज है, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एनजीओज हैं, तो हम लोग अवेयरनेस में उनका सहयोग कर रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हम लोगों के साथ सहयोग करें। तो जैसे मैंने बताया, पॉलिसी उन्होंने बताई, रूल्स उन्होंने बनाए, हमने उनके साथ कोलैबोरेट किया, प्रपोज किया कि हम अवेयरनेस इसकी बढ़ाएं। जैसी अवेयरनेस इसकी बढ़ेगी, अभी आपके चैनल के माध्यम से और इसकी अवेयरनेस जैसे लोगों में जाएगी, तो लोग ये सोचेंगे कि हाँ, हम इसको इस तरीके से प्रॉपरली
ऑथोराइज रिसाइकलर को चैनलाइज करें अपना डिस्पोजल। और सर जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि मोबाइल फ़ोन एक्सचेंज भी करती है। एग्जैक्टली। और ये बहुत ही अच्छी पहल है कि आपके पास जो है पुराना आप उसको वेस्ट ना करें, हमारे पास दे, ताकि वो अपने हिसाब से उसको उसका बिल्कुल आपने रिसाइकिल करे। तो क्या बाकी कंपनीज को भी ऐसा करना चाहिए? बाकी कंपनीज मीन्स जैसे कि मोबाइल के अलावा अगर हम गीज़र की बात करें, आयरन की बात करें, और भी चीज़ें घर में होती हैं। बिल्कुल, और ये होता भी है। देखिए थोड़ा बहुत आप ये कहते, कोई भी चीज़ आप बेचते हैं, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, मोबाइल जैसा आपने कहा, या गीज़र वगैरह भी कुछ कंपनीज उसको ले लेती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग आजकल एक हमारा जैसे हम 3 R पे बात करते हैं ना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, एक वर्ड उसमें और भी है, ये 9R हो चुके हैं अभी। तो एक रिपेयर वर्ड है। तो हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली रिपेयर होता है, हमारा एक बहुत बड़ी इनफॉर्मल इंडस्ट्री है। लेकिन जो ब्रांडेड कंपनीज हैं, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल कंपनीज की आपने बात करी, तो वो मोबाइल ले लिया जाता है, लेकिन कई आइटम्स वो नहीं लेते। तो इसमें सरकार ने एक रूल बनाया है जिसको बोलते हैं EPR, इसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें अब ये बात आ गई है कि यदि आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहे हैं, तो यदि उसका वो कहीं वेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वहाँ से उठाए। तो जब प्लास्टिक वेस्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, ई-वेस्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, या दूसरे और काइंड ऑफ वेस्ट है उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो आपने जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, तो मैं भी यही बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास फ्रिज आता है, आप घर में बड़ा रेफ्रिजरेटर, टीवी लेते हैं, तो उसमें एक थर्मोकोल आ जाता है जो उसकी पैकेजिंग में यूज़ होता है। ना थर्मोकोल इज़ अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट, क्योंकि वो उसको शॉक से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बड़ा डेलिकेट होता है, उसको शॉक से बचाता है, डैमेज होने से बचाता है। लेकिन उसके बाद जब आपके घर आ जाता है तो उसका आप क्या करें? उसकी कोई रिसाइकलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, वो छोटे छोटे उसके दाने निकलते रहते हैं, वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की होनी चाहिए कि यदि आपके डिलीवर हुआ, सैमसंग या जो भी है, LG हैं, ये आपके डिलीवर करें और उसी पैकेजिंग को वापस ले लें आपसे। और ऐसे ही वो जो प्रोडक्ट है यदि कल ख़राब हो जाता है तो उसको वो वापस एज इट इज़ ले लें, और उसको प्रॉपरली उसमें से जो भी उनको यूज़ करना है, रीयूज़ करना है। तो जब ये वाली, इसको सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं, जब इसमें ये आ जाएगा तो एक तो ये हमारा वेस्टेज कम हो जाएगा, और जो हम अभी देखते रहते हैं इसको कहाँ भेजें, कैसे करें, क्या बेचें, वो चीज़ कम हो जाएगी। और ये कंपनीज़ को भी फ़ायदा होगा और हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। हमारे GDP में यदि रिपेयर और ये जो हम रिसाइकिल इस तरीके से उसको ला पाए, अल्टीमेटली होगा ये, लेकिन टाइम लग रहा है इसमें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी मेरे हिसाब से। तो अब लास्टली एक बिल्कुल सिंपल सी भाषा में अगर लोग ये आपसे जानना चाहें कि अगर मेरे घर में ई वेस्ट है तो मैं उसे कहाँ दूं कि वो सही जगह पहुंच जाए रिसाइकिल होने के लिए, या जो भी रिपेयर होना है या जो कुछ भी होना है, तो उसके लिए इंसान को कहाँ जाना चाहिए? मतलब उसे डंप कहाँ करना है अगर निकालना भी है अपने घर से तो? हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि अभी हम थोड़ा सा सब लोग पीछे हैं इसमें। यही हमारा प्रयास है, हमारा जो ये अभी प्रयास चल रहा है कि हम किस तरीके से देहरादून में 4 या 5 कलेक्शन सेंटर एस्टैब्लिश कर दें। और एक इसमें एक बहुत अच्छी बात भी है, जो अटेरो करके एक कंपनी है जिसने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया था इको सिम्पोजियम में, तो उस उनके साथ भी हमने एक टैप कर लिया है। तो उसमें एक उनका ऐप है, तो आप उस ऐप में आपको सारे गैजेट्स दिखेंगे जो वो लेते हैं, और उसका एक छोटा सा आपको रेट भी दिखेगा कि इस रेट पे आपको ले लेंगे। लेकिन अब वो क्योंकि यहाँ पे रुड़की से आते हैं तो उनकी कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस करके, जैसे मान लीजिए आपका कुछ 50 या 100 फैमिलीज़ हैं जिन्होंने एक बड़ा अच्छा कलेक्शन कर लिया, तो हम उस गाड़ी को बुलाएंगे और वो आपके पास से ले जाएगी, और उस ऐप में आप रजिस्टर कर दें तो आपको उसकी एक कॉस्ट भी मिल जाएगी जो उन्होंने एस्टैब्लिश की है कॉस्ट, और उसको वो फिर प्रॉपर तरीके से अपनी फैक्ट्री में जाएंगे। और ये बात भी मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ उस फैक्ट्री में बड़ी हाईली प्रोफेशनल उनकी एक मैन पावर होती है। दूसरा, काफ़ी हाईली वो टेक्नोलॉजी जो है बहुत अच्छी यूज़ होती है, जिसमें से मैंने जैसा बताया था मरकरी, कैडमियम, लिथियम, कोबाल्ट, निकिल, इस सारे एलिमेंट्स को निकाला जाता है। या सिल्वर भी होती है इसमें, एल्यूमिनियम भी होता है। तो वो निकाल के वो तब यूज़फुल प्रोडक्ट बन जाता है। वो उसको बेच के वो एक सस्टेनेबल इंडस्ट्री उसको चलाते हैं, या उसमें प्लास्टिक भी आ जाती है। और उसके बाद जो उसमें मिनिमम वेस्ट, उसको फिर प्रॉपरली तरीके से वो डिस्कार्ड कर उसको डिस्पोज करते हैं।
तो ये हम एक चाह रहे हैं कि आने वाले 6-7 महीने में कुछ यहाँ पे कलेक्शन सेंटर बन जाए, जिसमें से हम गवर्नमेंट से भी सपोर्ट लेंगे, उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास भी जाएंगे। तो हमारा ये नेक्स्ट वेंचर यही है कि अब वो सेंटर इस्टेब्लिश कर दें और एक सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाए, पब्लिक को भी पता हो, और बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट्स हैं हमने उनको भी कॉन्टैक्ट किया है, जैसे जो यहाँ पे DRDO है, ONGC है, कि ये लोग भी मतलब उसको एक प्रॉपर तरीके से, उनकी गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर जाएं। तो उसके लिए हमने एक नेटवर्किंग अपनी की हुई है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ में करने में टाइम लगता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में वेस्ट आ रहा है, तो होपफुली 1 साल के अंदर कुछ इस पे हो जाना चाहिए। बिल्कुल, और जब ये होगा तो हम फिर से बात करेंगे और अपने जितने भी दर्शक हैं देखने वाले, उनको भी ज़रूर जो है इन्फॉर्म करेंगे कि आपको भी अगर वेस्ट करना है, कोई भी चीज़ जो आपका वेस्ट है उसको डंप करना है, तो आप यहाँ पर जो है कलेक्ट करवा सकते हैं। सर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, अवेयरनेस के साथ साथ ये भी बताया कि हमें किस तरीके से प्रयास करने चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें, इसकी हम पूरी पूरी कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किरण, मुझे इनवाइट करने के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मिस्टर आशीष गर्ग और उन्होंने बताया कि कैसे ई वेस्ट के लिए उनकी इको ग्रुप सोसाइटी काम कर रही है, सरकार के साथ मिलकर एक पहल कर रही है कि देहरादून के अंदर एटलीस्ट ई वेस्ट का जो डंपिंग है वो हम सही तरीके से कर सके। और मुझे उम्मीद है कि इस पे उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और हमें इधर उधर कहीं भी अपने गैजेट्स को यूं ही ना फेंकना पड़े, उसकी सही कीमत अगर हमें कहीं से मिलती है तो उन्होंने बताया कि आप जो है एक कंपनी है जो कि इस पर काम कर रही है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और उम्मीद है मुझे कि आपको आज का ये प्रोग्राम मिस्टर आशीष के साथ ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं ऐसे ही और भी बढ़िया कंटेंट जल्द से जल्द लाने के लिए। तो तब तक के लिए मुझे यानी किरण को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।